Hello everyone, welcome to my channel. My name is Aparna and today we are going to continue with our chapter. So let's start. Industrial policy. Establishment of industries is related to government policies too. If the industrial policy does not have liberal terms for industry, industrialists will not choose to set up industries in that country. Industrialists invest in countries where the policies are flexible, where government interference is minimum, and where basic facilities such as labor, electricity and transport is organized. देखिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि इंडस्ट्रीज कहाँ कहाँ स्टैब्लिश हो सकती है। ऐसी जगह पर इंडस्ट्रीज का जो स्टैब्लिशमेंट रहता है वो गवर्नमेंट गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज रहती है उनके ऊपर भी निर्भर करता है। ठीक है, जो इंडस्ट्रियल पॉलिसीज जो इंडस्ट्रीज हैं वो जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या इंडस्ट्रीज है वो ऐसा चाहती हैं कि उनको जहाँ पर भी वो सेटअप कर रही हैं अपना, जहाँ पर भी वो अपनी इंडस्ट्री सेटअप कर रही हैं, वहाँ पर उनको जो वहाँ की जो पॉलिसीज़ हैं, उस कंट्री की जो पॉलिसीज़ है वो फ्लेक्सिबल हो और गवर्नमेंट जो है वो उनका जो गवर्नमेंट का जो इंटरफेरेंस है वो कम से कम हो। और साथ में जो बेसिक फैसिलिटीज़ है जैसे कि आपका लेबर, इलेक्ट्रिसिटी और ट्रांसपोर्ट वो आसानी से अवेलेबल हो। इम्पैक्ट ऑफ न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी। थ्री मेन पॉलिसीज हैव बीन मेड विच आर एज फॉलोज। ठीक है, तीन टाइप की पॉलिसीज जो हैं वो बनाई गई हैं जो कि ये हैं। ठीक है, पहला है आपका लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन मीन्स making easy the rules and process or and reducing licenses and permits so that foreign companies set up factories in India using new technology. This step was taken to boost industrial development in the seventh fifth 5 year plan. It was further promoted in the 8th 5 year plan. देखिए लिबरलाइजेशन क्या होता है। लिबरलाइजेशन मीन्स कि रूल्स जो हैं, रूल्स और प्रोसेस जो है, जैसे कि लाइसेंस परमिट करना, फॉरेन कंपनीज जो हैं वो इंडिया में आके अपनी नई टेक्नोलॉजी के साथ में कंपनीज का सेटअप कर सके, इसके लिए उनको एक लाइसेंस जो है वो लेना पड़ता है। तो उस लाइसेंस के जो रूल्स एंड प्रोसेस हैं उसको आसान कर देना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज जो हैं वो इंडिया में आके ट्रेडिंग, अपने जो कंपनीज है वो सेटअप कर सके, ट्रेड कर सके। इस तरीके से ये आपका आसानी स्टेप्स को आसान कर देना ये है। ये जो आपका जो स्टेप, ये जो लिबरलाइजेशन था वो आपका 7th 5 year प्लान में इस चीज़ को सबसे पहले किया गया था, बूस्ट किया गया था, और उसके बाद में फिर 8th 5 year प्लान में भी इसको फर्दर प्रमोट किया गया है। नेक्स्ट है प्राइवेटाइजेशन। सेलिंग पब्लिक एंटरप्राइजेस टू प्राइवेट प्लेयर्स बाय द गवर्नमेंट इज privatization. Because of declining profit of public sector in the last few years, demands arose to increase the share of private players as close close to also to close down public enterprises chronically in loss. To resolve the contract problems in the public sector enterprises, government adopted the policy of disinvestment for public sectors. As part of the process, government began to sell off parts of the public enterprise. As a result, participation of private sector in management increased and additional resources could be generated. देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, प्राइवेटाइजेशन कर देना, मतलब कि कंपनीज जो एंटरप्राइजेस हैं, कंपनीज हैं, उनको गवर्नमेंट गवर्नमेंट अपने अपने उसमें ना लेके किसी दूसरे के हाथ में दे दे, मीन्स किसी प्राइवेट कर दे रही है उसको। ठीक है, प्राइवेटाइजेशन, किसी कोई एक पर्सनल उसका क्या रहेगा, हेड रहेगा। अब वो गवर्नमेंट गवर्नमेंट जो रहेगी वो उस कंपनी को नहीं, गवर्नमेंट के उससे नहीं चलेगा, वो जो कंपनी का हेड होगा वो वहाँ पर उसको चलाएगा। इससे यहाँ पर होता ये है कि जो गवर्नमेंट यहाँ पर गवर्नमेंट जो लैक यहाँ पर कर जा रही थी, मतलब जो गवर्नमेंट लॉस पे चल रही थी, वो दूसरा जो हेड होगा वो वहाँ पर क्या कर लेता है, उस चीज़ को ओवरकम कर लेता है। और ज़्यादा से ज़्यादा कंट्री प्राइवेटाइजेशन हो जाने से जो कंपनी का ओनर रहेगा या जो कंपनी जिसके हाथ में रहेगी उसके हाथ में ज़्यादा से ज़्यादा पावर होगा, तो वो अपने हिसाब से क्या कर सकता है, अपनी कंपनी को चला सकता है। ठीक है, तो प्राइवेटाइजेशन कर देने से जो ओनर्स है उनको फ़ायदा होगा। अब ओनर्स को फ़ायदा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा जो बाहर की कंपनी से जो लोग हैं वो इंडिया में आके इन्वेस्ट करेंगे, यहाँ अपनी कंपनीज सेटअप करेंगे। नेक्स्ट है आपका ग्लोबलाइजेशन। एज अ रिजल्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन सिंस द 1980s and 1990s, not just capital but services, labor and resources began to freely move from one country to another. The main stress of globalization was on increasing competition between national and international firms. We can stand globalization in two ways.
देखिए नेक्स्ट है आपका ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन का जो प्रोसेस था उसका रिजल्ट यहाँ पर मतलब 1990 से लेकर 1990s में आप ये चीज़ को ग्लोबलाइजेशन को देख सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ कैपिटल, सर्विस, लेबर, रिसोर्सेस, ये सारी चीज़ें एक कंट्री से दूसरी कंट्री में मतलब एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ज़रूरत के हिसाब से लोग क्या करने लगे, यूज़ करने लगे। जैसे रिसोर्सेज की भी ट्रेडिंग हुई, लेबर्स थे, लेबर्स की भी ट्रेडिंग हुई, कुछ सर्विसेज थी उनको भी उन्होंने क्या किया, अगर इधर यहाँ नहीं है तो वो दूसरी कंट्री से लेना शुरू किया। जो सबसे ज़्यादा स्ट्रेस था ग्लोबलाइजेशन होने की वजह से वो ये था सबसे क्योंकि अब जो भी प्रोडक्ट है या फिर जो भी सर्विसेज है वो क्या हो रहे हैं, पूरे पूरे वर्ल्ड के लिए ओपन हो जा रहे हैं। तो वहाँ पर कंपटीशन क्या हो जा रहा था, बहुत ज़्यादा हो जा रहा था नेशनल और इंटरनेशनल फर्म्स के बीच में। ग्लोबलाइजेशन को हम दो तरीके से समझ सकते हैं, देखते हैं। पहले फर्स्ट, an economic and political process under which production and distribution became international. Barriers in movement of produce, capital, labor, thoughts and culture were reduced so that all this could be exchanged across the world without hindrance. देखिए क्या बोल रहा है, कोई इकोनॉमिक या फिर पॉलिटिकल प्रोसेस जो कि प्रोडक्शन में मतलब कि प्रोडक्शन में और डिस्ट्रीब्यूशन में वो क्या हो जाएगा, पूरे इंटरनेशनली उसका प्रोडक्शन होगा और डिस्ट्रीब्यूशन भी इंटरनेशनली होगा। बैरियर्स जो रहे मतलब जो बैरियर्स है जो बैरियर्स आएंगे कोई भी जो प्रोड्यूस है, जो भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं उसको प्रोड्यूस करने में वो क्या होगा, ग्लोबली उस चीज़ को एक्सचेंज करके, जैसे कि अगर फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास में किसी भी चीज़ की कमी है तो हम क्या करेंगे, दूसरी कंट्री से ले लेंगे। तो ये क्या हो जाता है, ग्लोबलाइजेशन होने से उनकी कंट्री को भी फ़ायदा पहुंच जाता है और हमारी कंट्री को भी यहाँ पर फ़ायदा पहुंच जाता है, क्योंकि हमारे पास में वो सामान की कमी है तो हम दूसरी कंट्री से वो सामान जो है वो ले सकते हैं। पॉलिसीज टू एनहेंस इंडस्ट्रियलाइजेशन विच वी ऑल्सो कॉल लिबरलाइजेशन पॉलिसी। ठीक है, अब और क्या तरीका है ग्लोबलाइजेशन को बढ़ाने का, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन को एनहेंस करने के लिए पॉलिसीज को ज़्यादा बढ़ाना। ठीक है, पॉलिसीज को आसान कर देना, जैसे कि ऊपर के पॉइंट में भी आपको बताया गया था। तो लिबरलाइजेशन पॉलिसीज को क्या कर देना, यहाँ पर आसान कर देना। नेक्स्ट देखिए, मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स ऑफ इंडिया। ठीक है, अब यहाँ पर आपको इंडिया में जो इंडस्ट्रियल रीजन्स है उनके बारे में यहाँ पर बता रहा है। वन ऑफ द फीचर्स ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज दैट वंस few industries develop in a place, then many others get attracted to the same location. This is called skilled labor transportation, spare parts, trade facilities, etc. become available at the location. As a result, industrial centers turn into large cities and spread into nearby areas. This is how industrial region developed. The government policies help develop such regions. देखिए क्या होता है कि अगर कोई इंडस्ट्री कोई एक जगह पे कोई सेटअप करता है, तो वो अगर कोई इंडस्ट्री यहाँ पर सेटअप हो गई, ठीक है, कहीं पर भी सेटअप हो गई, तो वहाँ पर उसी लोकेशन पे बाकी लोग भी उस चीज़ से क्या हो जाते हैं, ज़्यादा बहुत अट्रैक्ट हो जाते हैं और वो लोग भी अपनी कंपनीज जो है वो वहीं वहीं आसपास में अपनी इंडस्ट्रीज या फिर कंपनीज जो है वहीं आसपास में अपना ओपन करना स्टार्ट करते हैं। अब वहाँ पर अब क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी कंपनीज आ गई हैं, तो वहाँ पर आपको स्किल्ड लेबर ट्रांसपोर्टेशन और ये सारी चीज़ों की फैसिलिटी आसानी से मिल सकती हैं। अब ये आसानी से मिल गई तो वो जो लोकेशन है वो क्या हो गया, धीरे धीरे क्या हो जाएगा, लार्ज सिटीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा, उसके आसपास का जो एरिया होगा वो सिटीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा। ये इसी तरीके से इंडस्ट्रियल रीजन जो है वो डेवलप होता है। जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं वो ऐसे रीजन्स को डेवलप करने में मदद करती हैं। When a particular industry develops at a fast pace, keeping in mind the locally available resources, then that area is called industrial region. The following are the major industrial region of India. देखिए, जब कोई पार्टिकुलर इंडस्ट्री जो है वो बहुत ही तेज़ी से डेवलप करती है, तो वहाँ वहाँ के जो लोकल अवेलेबल रिसोर्सेस रहते हैं उनको ध्यान में रखना होता है। ठीक है, तो उसको यहाँ पर क्या कहा जाता है, आपका इंडस्ट्रियल रीजन कहा जाता है। मतलब आसपास का जो एरिया, सपोज कि कोई पार्टिकुलर इंडस्ट्री जो है वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो रही है, तो उसके आसपास में जो भी रीजन होगा वो यहाँ पर क्या हो जाता है, इंडस्ट्रियल रीजन हो जाता है, क्योंकि वो उस पार्टिकुलर जो लोकेशन है वो तेज़ी से डेवलप हो रहा है। तो यहाँ पर
इंडिया के कुछ मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स के बारे में आपको यहाँ पर बताया है। देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको 8 नाम दे दिए हैं। पहला मुंबई पुणे इंडस्ट्रियल रीजन, द हुगली इंडस्ट्रियल रीजन, बैंगलोर तमिलनाडु इंडस्ट्रियल रीजन, गुजरात इंडस्ट्रियल रीजन, छोटा नागपुर इंडस्ट्रियल रीजन, विशाखापट्टनम गुंटूर इंडस्ट्रियल रीजन, गुड़गांव दिल्ली मीरठ इंडस्ट्रियल रीजन, कोल्लम त्रिवेंद्रमपुरम इंडस्ट्रियल रीजन। तो अब इसको हम लोग धीरे करके एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले आपका मुंबई पुणे इंडस्ट्रियल रीजन। द रीजन एक्सटेंड्स बिटवीन नासिक एंड सोलापुर, सोलापुर of which Mumbai, Thane, Pune, Nasik, Solapur, Kolaba, Ahmednagar, Satara, Sangli and Jalgaon districts are a part. Industries have grown at a rapid pace in this region. Mumbai is the commercial capital of India and a very important port. The region is also known as India's largest textile industry region. देखिए क्या बोल रहा है, ये जो रीजन है मुंबई पुणे इंडस्ट्रियल रीजन जो है वो आपका नासिक से नासिक से लेकर सोलापुर तक फैला हुआ है, जो कि मुंबई में है। मुंबई, थाने, ठीक है, यहाँ पर आपका ये सारे जो आपको नाम दिए गए हैं वो डिस्ट्रिक्ट जो हैं उनके पार्ट हैं। अब ये जो इंडस्ट्रीज है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से ग्रो हो रही है। मुंबई जो है एक कमर्शियल कैपिटल है इंडिया का और साथ में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पोर्ट भी है, ठीक है। तो ये जो रीजन है, तो आपका ये जो मुंबई वाला जो रीजन है वो क्या है आपका इंडिया का सबसे लार्जेस्ट टेक्सटाइल इंडस्ट्री रीजन में आता है। The seeds of its growth was shown in 1774 when the British began construction of a port in Mumbai. The second phase of development began in 1854 when Kawasji Dabar set up the first modern cotton textile mill. Soon Mumbai became India's largest cotton textile producing center of India. देखिए जो इसका ग्रोथ था, जो ये रीजन का जो ग्रोथ था वो सबसे पहले 1774 में मतलब 1774 में यहाँ पर इस चीज़ की शुरुआत की गई थी जब ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर एक पोर्ट का कंस्ट्रक्शन किया था मुंबई में। सेकेंड फेज जो था इस रीजन के डेवलपमेंट का वो आपका 1854 में शुरू हुआ जब कवासजी दाबर जो थे उन्होंने पहली कॉटन टेक्सटाइल मिल सेटअप की। वहाँ पर धीरे धीरे मुंबई जो था वो इंडिया का सबसे बड़ा कॉटन टेक्सटाइल प्रोसेसिंग सेंटर बन गया था, प्रोड्यूसिंग सेंटर बन गया था। In 1955, India's first atomic power plant was set up at Trombay near Mumbai. Its objective was to make available electric power. In 1961-66, as a part of India's third five-year plan, Asia's largest nuclear reactor was set up as Tarapur. The chemical industry began to develop in 1967. Petroleum production began at Mumbai High Petroleum Field in 1976. Establishment of this industries led to the establishment of many other industries. The region today has a number of industries such as engineering goods, petroleum processing, petrochemicals, leather, plastic, medicines, fertilizers, electrical, shipbuilding, electronics, soap, vegetable oil, automobiles, garments, television, refrigerator, cycle, software, etc. The large and famous Hindi film industry is called Bollywood is located in Mumbai. देखिए 1955 में इंडिया की पहली एटॉमिक पावर प्लांट जो थी वो मुंबई के पास में ही सेटअप की गई। इसका ऑब्जेक्टिव था इलेक्ट्रिक पावर अवेलेबल करवाना। 1961-66 में ये इंडिया के थर्ड 5 ईयर प्लान में ये इंक्लूडेड था। एशिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर रिएक्टर जो था वो तारापुर में सेटअप किया गया। जो केमिकल इंडस्ट्रीज थी वो 1967 में यहाँ डेवलप होना स्टार्ट हुई। पेट्रोलियम प्रोडक्शन वहाँ पर मुंबई हाई पेट्रोलियम फील्ड इन 1976 में वहाँ पर बनाई गई। इन सभी इंडस्ट्रीज़ का जो इस्टेब्लिशमेंट था, इन सभी इंडस्ट्रीज़ के इस्टेब्लिशमेंट के साथ ही बाकी सारी अदर इंडस्ट्रीज़ भी धीरे धीरे सेटअप होती गई। ये जो रीजन है वो आज के टाइम पे अगर देखा जाएगा तो बहुत सारे अलग अलग इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं, जहाँ पर इसका आपको नाम दिया गया है इंजीनियरिंग गुड्स, पेट्रोलियम प्रोसेसिंग, पेट्रोकेमिकल्स, लेदर, मेडिसिन, फर्टिलाइजर्स, और ये सारे नाम यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं और भी बहुत सारे हैं। तो अब और भी साथ में क्या है आपका जो बॉलीवुड है, जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री है वो भी आपका मुंबई में ही लोकेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास पे हम पढ़ेंगे
यहाँ से आपका धुगली इंडस्ट्रियल रीजन। थैंक यू।